नमस्कार। जीएस एग्जाम एज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी आरआरबी जेई/एनटीपीसी परीक्षा की 90 दिवसीय सीरीज का 14वां दिन है और आज हम मुगल साम्राज्य की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य, गुमनामी से शोहरत तक का सफर। हम देखेंगे कि कैसे एक ऐसा साम्राज्य जो लगभग खत्म ही हो गया था, उसने वापसी की और एक शानदार सुनहरे दौर में बदल गया। सोचिए जरा, कोई साम्राज्य जो पूरी तरह से खत्म हो जाए, वो कैसे एक महान सुनहरे युग बन सकता है ना कमाल का सवाल। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हम कुछ हिस्सों में चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हुमायूं की, कि कैसे उसका साम्राज्य खो गया। फिर देखेंगे उसका निर्वासन और उसकी जबरदस्त वापसी। इसके बाद आएगा अकबर का दौर, कि कैसे एक लड़के ने सब संभाला। फिर हम अकबर के बनाए सुनहरे दौर और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर नजर डालेंगे। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात, उसकी कामयाबी का एक ऐसा नतीजा जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं हुमायूं के साथ। देखिए, 1530 में जब हुमायूं को अपने पिता बाबर से गद्दी मिली, तो वो कोई मजबूत सल्तनत नहीं थी। कहने को तो बड़ी थी, पर उसकी नींव बहुत कमजोर और डांवाडोल थी। और यहीं पर असली दिक्कत थी। हुमायूं, वो तो एक पढ़ा लिखा कल्चर्ड किस्म का इंसान था। ज्योतिष वगैरह में भी उसकी दिलचस्पी थी। लेकिन उस समय साम्राज्य को एक विद्वान की नहीं, बल्कि एक मजबूत, फैसले लेने वाले और चालाक नेता की जरूरत थी। तो ये जो मिसमैच था ना, हुमायूं की शख्सियत और साम्राज्य की जरूरत के बीच, बस यही उसकी हार की वजह बना। और इसका असर बहुत जल्दी और बहुत बुरा हुआ। इस टाइमलाइन को देखिए, सब कितनी तेजी से हुआ। गद्दी पर बैठने के बस 9 साल के अंदर 1539 में चौसा की लड़ाई में हार। फिर अगले ही साल 1540 में कन्नौज की लड़ाई में आखिरी हार। और बस साम्राज्य हाथ से गया और हुमायूं को जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मुगल इतिहास ऐसे ही मोड़ों से तो भरा पड़ा है। अब बात करते हैं निर्वासन के उस दौर की, जब हार के अंधेरे में ही एक शानदार भविष्य की नींव रखी जा रही थी। और ये है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सोचिए, हुमायूं दर-दर भटक रहा है, सब कुछ हार चुका है, और उसी निराशा के बीच 1542 में उमरकोट में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम था अकबर। उस वक्त कौन जानता था कि ये बच्चा, जो अपने पिता के सबसे बुरे वक्त में पैदा हुआ है, एक दिन इस खानदान का सबसे महान बादशाह बनेगा। पर हुमायूं ने भी हार नहीं मानी। उसने हिम्मत नहीं हारी। फारस के शाह से फौजी मदद ली। पहले कंधार और काबुल पर कब्जा किया और फिर 1555 में 15 साल बाद उसने एक जबरदस्त वापसी की। हिंदुस्तान लौटा और दिल्ली को फिर से जीत लिया। मुगल शासन वापस आ गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही हुमायूं ने सब कुछ वापस पाया, एक हादसा हो गया। और ये बात एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। हुमायूं की मौत किसी लड़ाई में नहीं हुई। 1556 में अपनी जीत के बस कुछ ही महीनों बाद वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मौत हो गई। कितना अजीब है ना, एक ऐसा बादशाह जो किताबों से इतना प्यार करता था, उसकी मौत भी वहीं हुई। तो बस यहीं से हमारी कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। बड़ी मुश्किल से जो सल्तनत वापस मिली थी, वो एक बार फिर बिना बादशाह के हो गई। और अब इस पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारी एक टीनेजर के कंधों पर थी। सिर्फ 13 साल। जरा सोचकर देखिए, 1556 में जब अकबर को बादशाह बनाया गया तो उसकी उम्र बस इतनी ही थी। ये जो 13 नंबर है ना, ये उस वक्त उस पर डाली गई लगभग नामुमकिन सी जिम्मेदारी को दिखाता है। और गद्दी पर बैठते ही उसे एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, पानीपत की दूसरी लड़ाई। एक तरफ था अकबर अपने संरक्षक बैरम खान के साथ, और दूसरी तरफ था शक्तिशाली हैमू। नतीजा क्या हुआ? मुगलों की एक डिसाइसिव जीत हुई। इस एक लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को हिंदुस्तान में हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। अब जब साम्राज्य सुरक्षित हो गया था, तो अकबर सिर्फ गद्दी पर बैठकर हुकूमत करने वालों में से नहीं था। उसका मकसद था एक सुनहरा दौर बनाना, एक गोल्डन एज। और ये काम उसने 2 चीजों से किया, एक अपनी फौजी ताकत और दूसरा अपनी जबरदस्त डिप्लोमेसी। अकबर की महत्वाकांक्षा ने सचमुच हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। मालवा, गुजरात, बंगाल, एक के बाद एक इलाके मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनते गए, यहां तक कि दक्षिण में दक्कन तक भी। लेकिन यह सब सिर्फ लड़ाई से नहीं हुआ। उसने बड़े स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी बनाए, खास तौर पर राजस्थान के राजपूतों के साथ। लेकिन अकबर की महानता सिर्फ उसकी जीतों में नहीं थी।
वो जानता था कि इतने बड़े और डाइवर्स साम्राज्य को जोड़ने के लिए सहिष्णुता यानी टॉलरेंस बहुत जरूरी है। इसीलिए उसने जजिया टैक्स और तीर्थ यात्रा टैक्स को खत्म किया, इबादत खाना बनवाया जहां अलग अलग धर्मों के लोग बहस करते थे, और सुलह एक कुल की अपनी फिलॉसफी को बढ़ावा दिया, जिसका मतलब था सबके लिए शांति। वो सिर्फ जमीनें नहीं जीत रहा था, वो लोगों के दिल भी जीत रहा। चलिए आप जरा देखते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। और ये सेक्शन एग्जाम के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है, अकबर का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट। तो इसके केंद्र में था मनसबदारी सिस्टम। अब ये क्या था? इसे आप सरकार के सभी अफसरों के लिए एक रैंकिंग सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, चाहे वो सेना में हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। हर अफसर को एक मनसब या रैंक दिया जाता था। इसी रैंक से उसका ओहदा, उसकी सैलरी और उसकी फौजी जिम्मेदारियां तय होती थी। ये सिस्टम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी था। इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। इस रैंक के दो हिस्से थे, जात और सवार। जात उसका पर्सनल रैंक था, जिससे उसकी सैलरी तय होती थी, और सवार से पता चलता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक बड़े अमीर का जात और सवार रैंक एक छोटे अफसर से कहीं ज्यादा होता था। एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा बड़ा पिलर था 10 साला सिस्टम। इसे अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडर मल ने शुरू किया था। ये एक जबरदस्त रेवेन्यू सिस्टम था। इसमें जमीन का टैक्स पिछले 10 साल की औसत पैदावार के आधार पर तय किया जाता था। इससे किसानों और राज्य दोनों को पता होता था कि कितना टैक्स देना है या लेना है, और ज्यादातर टैक्स कैश में लिया जाता था, जिससे इकोनॉमी को भी फायदा हुआ। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, वो नतीजा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी कामयाबी ही आपके लिए भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती तैयार कर देती है। तो ये सवाल सोचिए, जब अकबर दक्षिण की तरफ अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, तो दक्कन में ऐसी कौन सी लड़ने वाली कौम थी जो उसी वक्त बहुत जरूरी मिलिट्री एक्सपीरियंस हासिल कर रही थी? जवाब है मराठे। अकबर के ज़माने में मराठे कोई आज़ाद ताकत नहीं थे। वो दक्कन के सुल्तानों की फौज में बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे थे, और यहीं पर उन्होंने अपनी ज़बरदस्त घुड़सवारी और गुरिल्ला लड़ाई की स्किल्स को मजबूत किया। भोंसले जैसे परिवार इसी मिलिट्री सर्विस से ताकतवर। और ये है एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ी इंसाइट। देखिए बेटम्बना, अकबर की दक्कन पॉलिसी, जिसका मकसद साम्राज्य को बढ़ाना था, उसी ने अनजाने में उस पूरे इलाके को मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड बना दिया, और यहीं से भविष्य के मराठा प्रतिरोध के लिए जमीन तैयार हुई। मतलब अकबर की अपनी कामयाबी ने ही उस ताकत को जन्म दिया जो एक दिन मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी। तो इतिहास के इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो हमारी 90 दिन की सीरीज के और भी वीडियोस के लिए जीएस एग्जाम एच को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, जहां हम इतिहास की कुछ और परतों को खोलेंगे।